हेलो सभी को नमस्कार। हमने स्टाम्प रूल्स में जो है चैप्टर 5 तक कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने 47 तक जो वेंडर्स को लाइसेंस कैसे मिलता है उस प्रोसेस को समझ लिया था। अब यहाँ से हम चैप्टर 6 में शुरू करते हैं। 6 में क्या है? रिफंड एंड रिन्यूअल्स। यानी अगर किसी भी तरीके से स्टाम्प ड्यूटी जमा हो जाती है या स्टाम्प्स के लिए पैसे कोई खर्च कर देता है, चाहे वो लाइसेंस्ड वेंडर है या कोई आम व्यक्ति है या कोई भी है, और उसके स्टाम्प्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं या फिर उसको यूज़ ही नहीं कर रहा वो बंदा, तो उसके पैसे जो हैं क्यों लगे। इसीलिए ये जो है इसमें प्रोसीजर दिया गया है कि किस किस प्रोसीजर से वो कोई भी व्यक्ति जो है किस किस प्रोसीजर से पैसे अपने वापस ले सकता है। जैसे प्रोसीजर एंड पीरियड फॉर ऑब्टेनिंग रिफंड और रिन्यूअल, ये R48 में दिया है। अब उसके बाद में रिफंड और रिन्यूअल है और द वैल्यू ऑफ स्पॉइल्ड और मिसयूज स्टाम्प्स और स्टाम्प्स नॉट रिक्वायर्ड फॉर यूज शैल बी मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ ए सेक्शन 58 टू 64, यानी 58 से 64 तक जो सेक्शन हैं उनमें प्रोविज़न है कि किस किस माध्यम से वो वापस ले सकता है। अब उसके बाद में क्या है कि जो कलेक्टर स्टाम्प होता है वो लिखित में या मौखिक रूप से किसी भी व्यक्ति से शपथ ले सकता है, जब वो अपनी स्टाम्प्स जो है वो वापस जमा कराता है तो उस संबंध में शपथ ले सकता है कि जो रिफंड के लिए क्लेम किया है उसका क्लेम जो है वो सही है। इस संबंध के में पावर टू एडमिनिस्ट्रेट ओएथ ओथ ओथ दिलवा सकता है या रिटर्न में भी ले सकता है। कलेक्टर के पास पावर है। एविडेंस टू बी टेकन, यानी अगर जो भी रिफंड कर रहे हैं उसके संबंध में जो भी उसका जो दावा है रिफंड मांगने वाले का, क्लेमेंट का, तो उससे सारे एविडेंस लिए जाने जरूरी हैं। रिफंड के संबंध में सारे एविडेंस लिए जाने जरूरी हैं। अब उसके बाद क्या? प्रूफ फॉर फेल्यूर टू अप्लाई विद इन टाइम। अब देखो, अगर कोई व्यक्ति विद इन टाइम अप्लाई नहीं कर पाता है, विद इन टाइम अप्लाई नहीं कर पाता है तो उसका प्रूफ होना चाहिए कि विद इन टाइम अप्लाई नहीं कर पाया तो उसका जो है कारण क्या रहा है, उसको लेट क्यों हो गया, क्या सर्कमस्टेंसेज अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेज रही जिसकी वजह से वो विद इन टाइम अप्लाई नहीं कर पाया, तो उसका प्रूफ होना आवश्यक है। वो प्रूफ दे तभी उसकी जो रिफंड की कार्यवाही आगे बढ़ेगी। एप्लीकेशन फॉर रिफंड अंडर सेक्शन 49। अब 49 सेक्शन के अंडर एप्लीकेशन क्या रहेगी? एप्लीकेशन राइटिंग में होनी चाहिए। अगर 49 के अंडर अप्लाई कर रहा है तो एप्लीकेशन राइटिंग में होनी चाहिए, टू दी कलेक्टर, यानी कलेक्टर के नाम होनी चाहिए। फिर उसके बाद में ये जो है CCRA को भेजेगा कलेक्टर, एंड सच एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन पे जो भी कोर्ट फी है वो जो है जमा की होनी चाहिए, तब CCRA उसको क्लियर करेगा। यानी 49 के अंडर जो एप्लीकेशन है वो कौन क्लियर करेगा? CCRA क्लियर करेगा, और कलेक्टर को एप्लीकेशन देंगे कोर्ट फी के साथ, तो कलेक्टर CCRA को भेजेगा। Orders on application. In all cases, the order of refund or renewal with the reasons thereof must be recorded with his own hand within 3 months by the officer sanctioning such refund. यानी अगर कोई भी रिफंड हो रहा है, कोई भी प्रकार का रिफंड स्टाम्प के बदले में हो रहा है, तो आप यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई भी ऑर्डर हो रहा है तो उसको जो है रिफंड का ऑर्डर जो दिया गया है वो क्लियर होना चाहिए। मस्ट बी रिकॉर्डेड इन, उसकी खुद की जो भी अधिकारी है वो खुद की हाथ से लिखेगा और विद इन 3 मंथ्स में लिखेगा उसको कि विद इन जो 3 मंथ है उसके अंदर उसका रिफंड हो जाना चाहिए। फिर आगे प्रोसीजर व्हेन नो एविडेंस प्रोड्यूस्ड। अगर कोई भी एविडेंस नहीं है, जिस स्टाम्प के बदले में अगर कोई एप्लीकेट करता है उसके पास कोई एविडेंस नहीं है, तो क्या होगा? फर्दर एविडेंस के लिए कलेक्टर मांग कर सकता है कि एविडेंस के लिए दोबारा से उसको वो जो है उसको भेज सकता है, एविडेंस मांग सकता है दोबारा से। ये जब कोई एविडेंस नहीं होता तो इसमें क्लियर लिखा हुआ है इसमें रूल में कि 54 में कि एविडेंस दोबारा से मांगे जा सकते हैं। और अगर कोई भी एविडेंस विद इन 1 ईयर नहीं आता, विद इन 1 ईयर कोई भी एविडेंस नहीं आता, तो क्या होगा? विद इन 1 ईयर कोई एविडेंस नहीं आता तो फिर क्या होगा? तो उसकी एप्लीकेशन जो है वो उस रद्द कर दी जाएगी, वो एप्लीकेशन रद्द हो जाएगी, कोई उसका मतलब नहीं होगा रद्द का, वो उसका रिफंड नहीं होगा और स्टाम्प जो है वो कलेक्टर को डिस्ट्रक्शन के लिए भेज दिए जाएंगे। मोड ऑफ कैंसिलिंग ओरिजिनल डिवेंचर
ऑन रिफंड। सेक्शन 64 जो है, सेक्शन 64 किसका एक्ट का, उसमें दिया गया है कि कोई भी डिबेंचर है, ओरिजिनल डिबेंचर है, उसको कौन कैंसिल करेगा, उसको कैंसिल किया जाएगा, उस पे साइन कलेक्टर करेगा और उस पे साइन करेगा कलेक्टर और डेट भी डालेगा और उस पे कैंसल्ड लिखेगा, तब वो ओरिजिनल डिबेंचर होगा, वो कैंसिल होगा। रूल 55 में ये बताया गया है। उसके बाद मिसेलिनियस रूल्स हैं कुछ। जब स्टैंप्स इन प्रॉपर डिस्क्रिप्शन की हो, यानी किसी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है 56, ये जयपुर में जैसे डीडी के बदले में जो पेमेंट हुआ है, डीडी से रजिस्ट्रियाँ हुई है, लेकिन वो बाद में जो है डिपार्टमेंट को जो एप्लीकेंट्स हैं उन्होंने बता दिया है कि इग्रास से या उन्होंने ई स्टाम्पिंग से पैसे जमा कराए हैं। उसके संबंध में ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि कोई व्यक्ति जो है इम्प्रॉपर डिस्क्रिप्शन से कोई डॉक्यूमेंट के लिए पैसे या रजिस्ट्री जमा कराता है, रजिस्ट्री करवाता है, तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि एप्लीकेंट है वो विद इन 3 मंथ्स क्लियर करेगा कि मैंने जो है इम्प्रॉपर डिस्क्रिप्शन के स्टाम्प्स लगा दिए थे, तो ही उसका जो है वैलिड माना जाएगा, उसका जो पेमेंट है स्टाम्प ड्यूटी का वैलिड माना जाएगा। फैक्ट्स अफेक्टिंग ड्यूटी, तो ये 56 नंबर रूल था। अब फैक्ट्स अफेक्टिंग ड्यूटी टू सेट फोर्थ इन इंस्ट्रूमेंट। अब कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी को अफेक्ट करने वाले फैक्ट क्या क्या हैं, ये हम देख लेते हैं। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के फैक्ट्स हैं जो ड्यूटी को अफेक्ट करते हैं, उनको हमें याद रखना जरूरी है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहला नंबर है द इंस्ट्रूमेंट रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर लैंड शैल फुली एंड ट्रूली सेट फोर्थ। यानी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो एग्रीकल्चर लैंड से संबंधित है, उसमें ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। क्या? द एनुअल रेंट क्लियर होना चाहिए उसका, पेबल बाय द खुद कास्ट होल्डर, खातेदार, गैर खातेदार और सब टेनेंट ऑफ द लैंड इन क्वेश्चन। यानी चाहे वो खुद कास्ट हो, चाहे वो खातेदार हो, चाहे गैर खातेदार हो या उप काश्तकार हो, उसका एनुअल रेंट क्या है वो क्लियर होना चाहिए। बी है एनुअल रेंट पेबल बाय द खुद कास्ट होल्डर, खातेदार, गैर खातेदार, subtenant as the case may be of adjoining agricultural land of the same class of soil if the land which is subject matter of instrument is rent free or yielding no rent or unrented or which has not been assessed to anything। यानी अगर जिस एग्रीकल्चर लैंड है के लिए रेंट का क्लियर नहीं है, तो उसके आसपास की जो सेम टाइप की जो लैंड है, उसी प्रकार की उसकी मिट्टी होनी चाहिए, उसी प्रकार की मतलब उसकी नहरी बिरानी जैसी उसी प्रकार की लैंड हो, उसी किस्म की ज़मीन हो, तो उसका क्या रेंट रहेगा, वो रेंट क्लियर होना चाहिए। अगर उस ज़मीन की जिस जिस ज़मीन का इंस्ट्रूमेंट हो रहा है ना, उसकी अगर पता नहीं है रेंट, तो उसके पास वाली सेम प्रकार की ज़मीन का रेंट क्लियर होना चाहिए। अब उसके बाद आता है प्रोवाइडेड दैट एवरी इंस्ट्रूमेंट रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड shall be accompanied by a copy of last खसरा गिरदावरी to determine the correct market value। यानी कोई भी जमीन है, एग्रीकल्चर लैंड है कोई भी, और उसकी खरीद बेच हो रही है या कुछ भी उसके संबंध में हो रहा है, लीज हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उस एग्रीकल्चर लैंड की जो अंतिम खसरा गिरदावरी है वो साथ में लगी होनी चाहिए, ताकि उसकी सही बाजार भाव उस जमीन का निर्धारित किया जा सके। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 इसमें बताता है 57 का 2, द इंस्ट्रूमेंट रिलेटिंग टू ट्रांजैक्शन ऑफ एनी मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ अर्बन और रूरल एरिया एक्सेप्ट एग्रीकल्चर लैंड शैल फुली एंड ट्रूली सेट फोर्थ। अब यहाँ जमीन की फिर से बात कर रहे हैं, तो जमीन के बारे में 57 और 58 जो नंबर रूल हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखें कि जमीन के संबंध में, जमीन की एग्रीकल्चर लैंड हो या फिर अदर देन एग्रीकल्चर हो, उसके लिए 57-58 रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 57 का 1 हमने पढ़ लिया, 57 का 2 पढ़ रहे हैं। 57 के 2 में लिखा है कि अगर एग्रीकल्चर के अलावा कोई भी लैंड है तो उसके बारे में क्या क्या चीज़ें क्लियर हो। सबसे पहले उस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू क्या है। दूसरी बात है दी एनुअल रेंटल और ग्रॉस एसेट्स, यानी उसका एनुअल रेंट क्या है उस प्रॉपर्टी का, क्योंकि जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उससे और उससे जो प्राप्त होने वाली चीज़ें हैं वो क्लियर होनी चाहिए। तीसरा सी है लोकल रेट्स, म्यूनसिपल और अदर टैक्सेस। डी है द एरिया ऑफ प्लॉट एंड एरिया ऑफ कंस्ट्रक्टेड पोर्शन देयर ऑन अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे ये क्लियर चीज़ यहाँ पे दे रखा है 57(2) में कि अगर किसी भी ज़मीन की मार्केट रेट वगैरह डिसाइड हो, तो जैसे डीएलसी डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी डिसाइड करती है, तो उन्हें ये देखना चाहिए डीएलसी को कि
उस एरिया में जो म्युनिसिपल टैक्सेस वगैरह क्या है और उस एरिया में जो लोकल बॉडीज ने क्या नीलामी की वो रेट्स रखी हैं उसके आधार पर उसको देख लेना चाहिए। तीसरा पॉइंट इसका, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ लीज सेल फुली एंड ट्रूली सेट फॉर द अमाउंट ऑफ मनी पेड और लाइकली टू बी पेड एज डेवलपमेंट चार्जेस। अगर लीज का डॉक्यूमेंट है तो उसमें जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो क्लियर होने चाहिए कि क्या डेवलपमेंट चार्जेस लगेंगे। ठीक है। प्रोवाइडेड दैट in cases relating to transfer of property as mentioned in subclause 2 above, the market value shall be determined on the basis of market value of the open land and the constructed portion separately as per their respective rates। तो ये भी क्लियर चीज देर की यहाँ पे ये क्लियर करता है कि जो ओपन लैंड है उसका जो रेट है वो अलग होगा और कंस्ट्रक्टेड एरिया का रेट अलग होगा। ओके, तो कंस्ट्रक्शन का अलग से गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन जारी करा हुआ है कि जैसे कंस्ट्रक्शन पट्टी रूफ का है तो उसमें 600 के हिसाब से, और अगर कंस्ट्रक्शन आरसीसी का तो 1200 के हिसाब से। अब उसके अंदर स्विमिंग पूल वगैरह है तो उसको फार्म हाउस के हिसाब से, और इसके अंदर यदि कुछ इसी प्रकार की चीज़ें जो डिटेल में अलग अलग कंस्ट्रक्शन के नोटिफिकेशन है उनके अंदर क्लियर हैं। तो खुली भूमि का जो है मूल्य निर्धारण, बाजार मूल्य निर्धारण खुली भूमि का अलग से होगा और कंस्ट्रक्टेड एरिया का अलग से होगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन केस where the registering officer has a doubt about correctness of facts mentioned in the instrument affecting duty, he may inspect the property himself or may direct his subordinate employee authorized by the IGRS in this regard to inspect the property so as to ascertain the correctness of facts and determine the market value accordingly। यहाँ क्या बताया गया है कि अगर जो रजिस्ट्रिंग ऑफिसर है, जैसे सब रजिस्ट्रार है या जो भी रजिस्ट्रिंग ऑफिसर है, उसको ये डाउट है कि इस जो मार्केट वैल्यू को इन्होंने जो चेकलिस्ट में दिखाया है वो अगर गलत है तो वो खुद या अपने किसी भी सबॉर्डिनेट को आदेशित कर सकता है कि इसका जो मौका निरीक्षण किया जाए, इसको चेक करा जाए कि वास्तव में ये जो इसका कंस्ट्रक्शन इतना है और लैंड इतनी है, उसका माप जोक करके और उसका जो एरिया है और फैक्टर वगैरह है उसको चेक करने के लिए आदेशित कर सकता है। उसके बाद प्रोवाइडेड आल्सो दैट टू ascertain the correctness of facts mentioned in the instrument and in such the inspector may be by order specify the method and norms of inspection through electronic device or otherwise। यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से भी करने का प्रावधान आईजीआरएस कर सकता है। जैसे कि अभी मैपिंग हो रही है तो जियो टैगिंग होने के बाद में संभावना ये है कि डीएलसी की रेट ऑटोमेटिक डिसाइड लगने लग जाए। उसके बाद आता है, हम देखते हैं आगे, The Inspector General of Registration and Stamp (IGRS) department may perform for a specific mention of any information and such performa duly filled in shall always be deemed to be a part of the document। तो यहाँ फिर से ये परफॉर्मा भरने की बात करी है गई है यहाँ पे कि एक परफॉर्मा डिसाइड कर सकता है जो हमेशा उसका एक पार्ट होगा। तो जैसे एक चेकलिस्ट डिसाइड करी हुई है, ई पंजीयन की वेबसाइट पे हमें मिल सकती है, वो चेकलिस्ट हमेशा उसके डॉक्यूमेंट के साथ लगी थी, उसका एक पार्ट होगा। ये रूल 57 का जो है उसके अंदर 57(3) में क्लियर दिया गया है कि चेकलिस्ट जो है उसकी पार्ट होती है डॉक्यूमेंट की, इसीलिए कोई भी एसआर को बाइंडिंग के दौरान इसको अलग नहीं करना चाहिए, उसके साथ रखना चाहिए। ओके, रूल 58 बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जो कि मार्केट वैल्यू निर्धारण करने में आईजीआरएस का रोल निर्धारित करता है। रूल 58 क्या कहता है? प्रोसीजर फॉर असेसमेंट ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय द रजिस्टरिंग ऑफिसर in the case of an instrument relating to immovable property, the market value of such property shall be assessed as under, namely, in case of agriculture, residential and commercial category of land on the basis of recommended by DLC। ओके, पहला पॉइंट यह है कि एग्रीकल्चर हो, रेजिडेंशियल और कमर्शियल कैटेगरी की लैंड है, उसका डिसीजन करेगी डीएलसी। ये है रूल 2 का 1B में जो डीएलसी रूल 2 है उसका एक सब रूल है 1 और उसका क्लोज है बी, यानी 2(1)(b) में डीएलसी की परिभाषा दी गई है। इन्हीं स्टाम्प रूल्स में 2(1)(b) में डीएलसी परिभाषा दी गई है। डीएलसी का गठन हुआ था 1996 में और 1955 के राजस्थान स्टाम्प रूल से उसका गठन हुआ था, जो कि इन्हीं नियमों में अब वैलिड है। अब उसके बाद में क्या है? प्रोवाइडेड दैट आईजी स्टाम्प में रिवाइज द रेट्स ऑफ एग्रीकल्चर रेट land determined by DLC with prior approval of state government by notification published in official gazette if circumstances so require।
तो डीएलसी ने डिसाइड कर दी है ना, उसको भी आईजी रिवाइज कर सकता है, अगर गवर्नमेंट के अप्रूवल से रिवाइज कर सकता है। ओके, आईजी रिवाइज कर सकता है। उसके बाद आती है बात बी में, इन केस ऑफ अदर कैटेगरी ऑफ लैंड्स on the basis of rates determined by IGRS with the approval of the state government or determined by state government by notification published in the official gazette। तो सबसे पहली बात ये है कि डीएलसी डिसाइड करती है एग्रीकल्चर, रेजिडेंशियल और कमर्शियल कैटेगरी की लैंड की जो है उसकी वैल्यू डिसाइड करती है डीएलसी। लेकिन यहाँ पे ये दिया है कि अगर ऐसा आवश्यक हो तो आईजीआरएस जो है उसकी रेट्स है इनकी रिवाइज्ड रेट्स जारी कर सकता है। डीएलसी द्वारा निर्धारित रेट्स को आईजीआरएस बदल सकता है, रिवाइज कर सकता है गवर्नमेंट की प्रीयर अप्रूवल लेकर। और दूसरी बात है अन्य प्रकार की कैटेगरी की लैंड्स का तो आईजी स्वयं डिसाइड करता ही है। सी, इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टेड पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ रेट्स डिटरमाइंड बाय स्टेट गवर्नमेंट। अब कंस्ट्रक्टेड पोर्शन की जो है स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, तो ये कंस्ट्रक्टेड पोर्शन के लिए स्टेट गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन पहले से ही जारी है कि कौन से आरसीसी के लिए क्या लगाना है और उसके लिए आरसीसी के लिए क्या लगाना है और पट्टी रूफ के लिए क्या लगाना है, या फिर कंस्ट्रक्शन एक ढांचा बना उसके लिए क्या लगाना है। इन केस ऑफ प्रपोर्शनेट लैंड अंडर द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया स्पेसिफाइड स्टेट गवर्नमेंट। अब फिर डी, ई और एफ, इसमें स्टेट गवर्नमेंट जो है विभिन्न प्रकार की चीज़ों का डिसीजन करती है। तो हमने देखा कि डीएलसी अगर डिसाइड कर देती है कुछ चीज़ों को, तो उनको आईजीआरएस जो है गवर्नमेंट की अनुमति से चेंज कर सकता है, और कुछ चीज़ों को गवर्नमेंट स्वयं ही डिसाइड करती है। हालांकि प्राथमिक रूप से डीएलसी डिसाइड करती है, लेकिन डीएलसी फुली पावर्ड नहीं है इसके लिए। ये बात क्लियर होनी चाहिए कि डीएलसी फुली पावर्ड नहीं है, इसके ऊपर आईजी की पावर है। ओके, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी बोल देते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी है, तो इसमें जो है एमएलएज, एमपी वगैरह हैं, इसीलिए स्टेट्यूटरी बॉडी हो गई। नहीं, स्टेट्यूटरी बॉडी वो होती है जो बॉडी किसी एक्ट के माध्यम से बनी हो। डीएलसी किसी एक्ट के माध्यम से नहीं बनी है। राजस्थान स्टाम्प रूल्स 1955 के द्वारा एक सिर्फ नोटिफिकेशन से बनी हुई है, न कि किसी रूल के दिन बनी हुई है। तो डीएलसी स्टेट्यूटरी बॉडी नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। और जैसे कि आरटीआई राष्ट्र सूचना आयोग होता है, वो एक वैधानिक स्टेट्यूटरी बॉडी होती है, लेकिन सूचना आयोग स्टेट्यूटरी बॉडी इसलिए है क्योंकि वो आरटीआई एक्ट के अंदर उसका वर्णन आरटीआई एक्ट के तहत बनी है, इसलिए स्टेट्यूटरी बॉडी है। लेकिन डीएलसी का कोई भी एक्ट में वर्णन नहीं है, वो राजस्थान स्टाम्प रूल्स के तहत एक नोटिफिकेशन के माध्यम से बनी है। तो एमएलए उसका पार्ट हो जाने से वो स्टेट्यूटरी बॉडी नहीं हो जाती है। 58 Inspector General of Stamps, with approval of state government, shall prepare guideline for DLC from time to time in respect of determine market value of the agricultural, residential and commercial category of land. The DLC was recommending the rates of agriculture, residential and commercial categories of land shall follow the guideline issued by IGRS। यहाँ पे साफ साफ से 58 में लिखा है कि जो डीएलसी की जो मार्केट वैल्यू डिसाइड करनी होती है, उसके लिए आईजीआरएस जो है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड स्टाम्प, वो गाइडलाइन तैयार करेंगे। और वो गाइडलाइन तैयार करेंगे ताकि डीएलसी उन गाइडलाइंस को फॉलो करके डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो है मार्केट वैल्यू डिसाइड कर सके, रेट्स डिसाइड कर सके एग्रीकल्चर, रेजिडेंशियल और कमर्शियल की। तो सबसे पहली पावर है आईजीआरएस की कि वो गाइडलाइन तैयार करें, और उसके बाद में ये संबंधी जो इसमें क्लियर ये जोड़ा गया है 31 दिसंबर 2015 द्वारा 58 जोड़ा गया है, जिसमें ये आईजीआरएस को पावर दी गई है कि वो डीएलसी डिसाइड करे। Provided that if the rates recommended by DLC are increased for more than 50% of the existing rates, the increased rates so recommended shall be taken into consideration only after the approval of the IGRS। और यहाँ पे यह भी क्लियर कहा गया है कि अगर डीएलसी कमेटी कोई भी रेट्स हैं वो 50% से अधिक बढ़ा देती है, डीएलसी कमेटी 50% से ज़्यादा बढ़ा देती है, मोर देन 50% कर देती है, तो आईजी उसको दोबारा से चेक करेगा, तभी उसको कंसिडरेशन में लिया जाना चाहिए, तभी उसको कंसिडर किया जाए। Provided further that if the DLC recommends to decrease the decreased rates to recommend shall be taken into after the approval। यानी अगर डीएलसी जो है 50% से ज़्यादा बढ़ा देती है तो आईजीआरएस चेक करेगा, और डीएलसी डिक्रीज करती है रेट से तो स्टेट गवर्नमेंट की चेक करेगी उसको, स्टेट गवर्नमेंट चेक करके उसको कम कर सकती है। ओके, बढ़ाती है 50% ज़्यादा तो आईजीआरएस देखेगा, और घटा देती है तो स्टेट गवर्नमेंट उसको
स्टेटमेंट गवर्नमेंट की अप्रूवल होने के बाद ही वो कम हो सकती है। इफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी डज नॉट रिवाइज द रेट्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड रेजिडेंशियल और कमर्शियल, किसी भी चीज़ का रिवाइज नहीं करती है तो 10% बढ़ जाएगी, जैसे कि पिछले 1-2 साल से ये बढ़ती जा रही है। तो अगर डीएलसी कमेटी गठित नहीं होती या डीएलसी कमेटी को काम नहीं करती या उसको रिवाइज नहीं करती है डीएलसी कमेटी, तो क्लियर लिखा हुआ है कि 10% इंक्रीज हो जाएगी, जो कि पिछले 2 साल में लगातार 10% इंक्रीज डीएलसी राजस्थान में हुई है। तो ये 58 का 3 है, इसमें क्लियर लिखा हुआ है, इसी वजह से ये रिवाइज हो जाती है, आगे बढ़ जाती है। उसके बाद हम आते हैं 58(4) में। तो 58(4) में क्या दिया हुआ है देखते हैं। सॉरी, नॉट विद एनीथिंग कंटेंट इन द सब रूल 1, 2, 3 अबाउट द स्टेट गवर्नमेंट में डिटरमाइन द डेट्स रिकमेंडेड बाय डीएलसी बाय आईजीआरएस। यानी अब इसमें यहाँ पे क्लियर लिखा है, फिर से पावर स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, डीएलसी कुछ भी कर दे, स्टेट और आईजीआरएस कुछ भी डिसाइड कर दे। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है तो खुद चेंज कर सकती है डीएलसी, ठीक है, मार्केट वैल्यू या रेट्स जो है चेंज कर सकती है, रिवाइज कर सकती है। ओके, फिर उसके बाद 1, 2, 3, 4 में जो भी लिखा हुआ है उसको छोड़, उसके अलावा भी स्टेट गवर्नमेंट किसी भी परिस्थिति में इसका सस्पेंड भी कर सकती है रिवीजन, ठीक है, रिवाइज भी कर सकती है और रिवीजन सस्पेंड भी कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, गवर्नमेंट तो कुछ भी कर सकती है, आप याद रखें, इसमें डीएलसी या आईजीआरएस या किसी का कोई भी पावर नहीं है। गवर्नमेंट जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे गवर्नमेंट जो है छूट दे सकती है, कितनी भी छूट दे सकती है, 100% छूट दे सकती है स्टाम्प ड्यूटी में, और रजिस्ट्रेशन फी पे भी छूट दे सकती है गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट डीएलसी बिल्कुल कम कर सकती है, बिल्कुल ज़्यादा कर सकती है। गवर्नमेंट बाई ऑर्डर लोकहित में कुछ भी कर सकती है, ये ध्यान रखें। उसके बाद आती है प्ली ऑफ इग्नोरेंस। ये 59 में प्ली ऑफ इग्नोरेंस दिया है। प्ली ऑफ इग्नोरेंस of the requirements of the law should not be lightly accepted, although mere negligent evasions do not call for the application for criminal penalty। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भाई अगर कोई भी इग्नोर करता है, पेन इसमें जमा नहीं कराता, लॉ का फॉलो नहीं करता है, तो शुड नॉट बी लाइटली नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर हर एक मतलब एक जो नेग्लिजेंट इवेजन है, यानी टैक्स का इवेजन कर दिया किसी ने, नेग्लिजेंट है जो या नगण्य है, तो उसके लिए क्रिमिनल पेनल्टीज के लिए नहीं जाना चाहिए, नोट डू नॉट कॉल फॉर द। तो ये 59 में लिखा है कि ये छोटी मोटी बातों के लिए कोर्ट में नहीं जाना चाहिए। यानी एक्ट का अगर छोटा मोटा किसी ने स्टाम्प ड्यूटी इवेजन कर दिया है तो उसे स्टाम्प ड्यूटी वसूल कर दो, छोड़ दो, कोर्ट में, इसलिए 59 में दिया। Statement by collector regarding prosecution, state and cases compound. The power of staying prosecutions and compounding offence under Section 83(2) of Act is delegated to collectors who shall submit to CCRA annual statement of the cases in which their power has been exercised। तो 83(2) में पावर दी गई है। सेक्शन 83(2) कहाँ पे है? सेक्शन 83(2) एक्ट में है। तो एक्ट में सेक्शन 83(2) उसमें कलेक्टर के पास पावर है कि वो किन लोगों के खिलाफ प्रोसिक्यूशन कर सकता है, यानी जिन्होंने स्टाम्प ड्यूटी चोरी की है या कोई भी तरीके से उन्होंने स्टाम्प इस रूल का फॉलो नहीं किया, तो उनके खिलाफ में प्रोसिक्यूशन की पावर कलेक्टर को है। और कलेक्टर इसकी हर साल रिपोर्ट अनुअली किसको स्टेटमेंट भेजता है, ये रिपोर्ट सीसीआरए को भेजता है कि किन किन लोगों के खिलाफ 83(2) की पावर का इस्तेमाल कलेक्टर ने किया है। Procedure of compounding a stay. If the collector is satisfied that it is not desirable to launch a prosecution in respect of an understamped instrument, he may compound the offence and realize such amount as he deems fit as composition fee. If a prosecution has been already started, the collector may stay the prosecution, and after realizing the composition fee in his discretion, may inform the magistrate that the accused person might be discharged। तो ये प्रोसिक्यूशन की पूरी पावर यहाँ पे रूल 61 के हिसाब से पूरी पावर किसके पास चल जाती है? कलेक्टर के पास। कलेक्टर जो है वो कंपाउंडिंग फीस का प्रावधान कर सकता है, और जिसके खिलाफ भी ये अभियोग चल रहा है स्टाम्प ड्यूटी के संबंध में, उसके खिलाफ में अभियोग यदि चला नहीं है तो वो चलाने से रोक सकता है, और अगर चल दिया है तो उसको जो है अभियोग वापिस प्रोसिक्यूशन वापस ले सकता है, ठीक है। और मजिस्ट्रेट को ये इन्फॉर्म कर सकता है कि इस व्यक्ति को डिस्चार्ज किया जा सकता है जिसके खिलाफ में एक प्रोसिक्यूशन किया गया है, यानी छोड़ सकता है। कलेक्टर के पास पावर है, मजिस्ट्रेट को बोल के छुड़वा सकता है उसको। रिवर्स ऑन द रिकवरी ऑफ इवेडेड स्टाम्प ड्यूटी एंड पेनल्टी और ऑन कन्विक्शन ऑफ एनी ऑफेंडर अंडर द एक्ट, द कलेक्टर में ग्रांट टू एनी पर्सन हु अपीयर्स टू हिम टू हैव contribute thereto a reward in accordance with the scheme made by state government by not in this official grant of such reward।
यानी किसी व्यक्ति ने टैक्स इवेजन किया है, स्टाम्प ड्यूटी करी का या उसके लिए करा है और उसकी रिकवरी हो गई है, तो उस रिकवरी के संबंध में जो है रिवार्ड्स दे सकता है कलेक्टर। जो भी व्यक्ति उस रिकवरी कराने के लिए जिम्मेदार है उसको जो है जैसे भी गवर्नमेंट की स्कीम है उसके आधार पर ये जो कलेक्टर है वो रिवार्ड दे सकता है। कलेक्टर बहुत पावरफुल है। ओके, प्रोसीजर इन केस ऑफ डिटेक्शन ऑफ अनस्टैम्प्ड और अंडरस्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट ड्यूरिंग इंस्पेक्शन और अदरवाइज। अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब कोई भी यहाँ हमने पहले देखा है कि कोई भी जो है जहाँ पे भी स्टाम्प ड्यूटी का मामला है वहाँ पे एक पब्लिक ऑफिसर को या फिर ये जैसे कि सब रजिस्ट्रार है या नायब तहसीलदार से उच्च रैंक का कोई भी अधिकारी है वो जांच कर सकता है कि स्टाम्प ड्यूटी का जो है स्टाम्प ड्यूटी का इवेजन तो नहीं हो रहा है, इसकी जांच की जा सकती है उनके द्वारा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या प्रोसेसर है वो हम 64 से रूल्स अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिस्टिंग टू मी। बहुत बढ़िया है, ये स्टाम्प रूल पूरा पढ़ लोगे तो आपका वो हो जाएगा, स्टाम्प रूल क्लियर हो जाएगा। आगे आपको ध्यान में रहेगा, डिपार्टमेंट में काम करोगे तो काम आएगा। थैंक यू।